नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर। न्यूज वन इंडिया पर आपको बता रहे हैं, शासन में एक गैर आईएएस अधिकारी को भी तैनात करने की तैयारी की गई है। भारतीय संचार सेवा के अधिकारी दीपक जो है उन्होंने ये तैनाती की तैयारी की है। पूर्व में भी सचिव पद पर तैनात रह चुके हैं दीपक, और उन्होंने जो है कार्मिक विभाग में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अभी दीपक गौराला जो है उनकी तैनाती नहीं हुई है, और आदेश जो है पूर्व में दीपक की तैनाती के बाद हंगामा हुआ था। आईएएस एसोसिएशन ने गैर आईएएस को तैनाती देने का किया था विरोध। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व में भी सचिव पद पर तैनात रह चुके हैं दीपक, और अब इनको लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इनको कार्मिक विभाग में अपनी ज्वाइनिंग जो है दे दी है इन्होंने। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अभी दीपक की तैनाती के नहीं हुए हैं आदेश। पूर्व में दीपक जो है उनकी तैनाती के बाद हंगामा हुआ था। दीपक गैरोला जो है, दीपक गैरोला, इनकी तैनाती को लेकर जो है पूर्व में भी आदेश दिए जा चुके हैं। आईएएस एसोसिएशन ने गैर आईएएस को तैनाती देने का किया था विरोध। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज वन इंडिया पर। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। अभी दीपक गैरोला की तैनाती के आदेश जो है वो नहीं हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जो कार्मिक विभाग में जो दीपक गैरोला हैं उनकी जो ज्वाइनिंग है वो जल्द ही हो सकती है। और जिस प्रकार आपको बता दें कि पूर्व में भी दीपक गैरोला की जो तैनाती की बात कहीं ना कहीं हंगामा हुआ था, और पूरी जो एक आईएएस लॉबी है, आईएएस एसोसिएशन है, तो उन्होंने इनकी जो तैनाती पर कहीं ना कहीं जो हंगामा जरूर खड़ा किया था। और उसके बाद इनको वहां से हटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से जो एक बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो दीपक गैरोला की जो तैनाती है वो कार्मिक विभाग में जल्द हो सकती है, और जल्द ही वो इस पद पर कहीं ना कहीं आ सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो भारतीय संचार सेवा के ये भी पूर्व अधिकारी ये यहाँ पर रह चुके हैं। और जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से अंदर से जो खबर आ रही है, सचिवालय के जो सूत्र बता रहे हैं, तो उसमें जो कार्मिक पद पर जल्द से जल्द ये तैनाती जरूर इनकी की जा सकती है, जिसके लिए लगातार जो कवायद है वो लंबे समय से हालांकि जो जारी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं कार्मिक विभाग जो कि मुख्यमंत्री के पास है, और उसको उस विभाग में इनकी जो तैनाती है उसको लेकर जल्द से जल्द कहीं ना कहीं जो एक शासन का जो आदेश है वो जल्द से जल्द जारी जरूर हो सकता है। जी, कब तक इनकी तैनाती की जा सकती है? कब तक ये इनकी तैनाती जो है प्रॉपर तरीके से ज्वाइनिंग इनकी होगी? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि अब पूरी तरह से जो पूरा जो एक कार्मिक विभाग का जिस तरह से जो वहां पर तैनाती का जो कार्य होता है वो हालांकि पूरे अंदर खाने अब हो चुका है। लेकिन सीधे तौर पर अब जो मुख्य सचिव द्वारा जो लेटर जो जारी होगा उसका इंतजार किया जाना है, और उसके बाद ही उनकी जो नियुक्ति है वो कार्मिक विभाग में इनकी नियुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले भी बताया आपको कि ये पहले भी सचिवालय में तैनाती इनकी चूंकि हो चुकी थी, तो पूरा जो एक आईएएस जो संगठन था, आईएएस जो लॉबी है, उनके द्वारा इनका जो विरोध था वो कर लिया गया था, और जिस वजह से ये चूक गए। तो लेकिन इस बार की अगर बात करें तो पूरे चूंकि मुख्यमंत्री के पास कार्मिक महकमा जो होता है तो अपने आप में काफी बड़ा महकमा है, तो और इस महकमे में जाना ये अपने आप में इस बार इन्होंने दीपक गैरोला ने बताया है कि वो कहीं ना कहीं अभी तक जो शासन स्तर पर लगातार बने हुए हैं, तो आज संभवतः कह सकते हैं कि शाम तक उनकी जो तैनाती की का जो लेटर है वो कहीं ना कहीं आज जारी हो सकता है। जी, मतलब शाम तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर इनकी तैनाती कब होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात के दौरान उपहार और बुके ले जाने पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। सीएमओ और सीएम आवास पर गिफ्ट और बुके ले जाने पर रोक लगाई गई है। सीएम से मुलाकात के दौरान पौधा या किताब ले जा सकते हैं, लेकिन गिफ्ट और बुके ले जाने पर रोक लगाई गई है। तो जानकारी आपको न्यूज वन इंडिया पर दे रहे हैं। बड़ी जानकारी है ये कि सीएम से मुलाकात के दौरान पौधा या किताब ले जा सकते हैं। हालांकि बुके और गिफ्ट ले जाने पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इसके लिए आदेश जारी किया गया है। उपहार और बुके ले जाने पर रोक के आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं। सीएम धामी से मुलाकात के दौरान उपहार और बुके ले जाने पर प्रतिबंध रोक लगाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। सीएमओ और सीएम आवास पर गिफ्ट और बुके ले जाना अब अलाउ नहीं होगा। सीएम से मुलाकात के दौरान पौधा या किताब ले जा सकते हैं।
और इस खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से संदीप नेगी जुड़े हुए हैं। संदीप, ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि फूल और गिफ्ट जो है उस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि पौधा ले जाने पर रोक नहीं है, पौधा ले जाने की जो है इजाजत दी गई है। तो इससे पता चलता है कि पर्यावरण को लेकर जो सरकार है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। जी बिल्कुल, देखिए एक सीएम के जो प्रोटोकॉल के हिसाब से कहीं ना कहीं इस बार जो एक प्रोटोकॉल जारी हुआ है सीएम का, तो मुख्यमंत्री से कार्यालय से इसके जो आदेश हैं वो भी जारी हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार से एक प्रचलन होता था, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री से पूरे प्रदेश भर के जो लोग मिलने आते थे वो कहीं ना कहीं एक उपहार स्वरूप, या तो हम कह सकते हैं गिफ्ट लेके जाते थे या फिर बुके गुलदस्ता वो लेके जाते थे। लेकिन अब इस पर सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री आवास से इस पर मनाही कर दी गई है, जिसका कि सीधे तौर पर अब एक आदेश भी निकाला जा चुका है। और लेकिन दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो भी प्रदेश भर के जो लोग आएंगे वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए एक पौधा जरूर ला सकते हैं, क्योंकि उपहार स्वरूप ये पौधा लाने की जरूर बात की गई है। ये मुख्यमंत्री ऑफिस से ये आदेश जारी हुआ। तो ऐसा में कह सकते हैं कि चूंकि पर्यावरण को लेकर भी एक अहम संदेश है, और जो ये पौधा यहाँ पर लाया जाएगा वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आवास में ही वो पौधा लगवाया जाएगा। बाकायदा जो लोग लाए हैं वो लोग ही उस पौधे को वहां पर लगाएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक और तो पर्यावरण को भी एक अच्छा संदेश देने की बात भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करी है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो कि उत्तराखंड में पहली बार यहाँ पर हो रही है। दूसरी ओर चूंकि जिस तरह से लगातार गुलदस्ते वगैरह या फिर हम कह सकते हैं बुके, जो तमाम जो गिफ्ट हैं उनको लाने की जो प्रथा है उस पर कहीं ना कहीं बैन जरूर लगा दिया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक जो बड़ा मैसेज है वो मुख्यमंत्री आवास की ओर, मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से ये जरूर दिया गया, जिसके की आदेश हैं वो भी अब पूरी तरह से जारी हो चुके हैं। तो चूंकि हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रदेश भर के जो लोग हैं तमाम, वो चाहे मुख्यमंत्री की जो पूरी पहली वाली जो विधानसभा खटीमा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो तो तमाम पूरे प्रदेश भर के अधिकांश दिन जो लोग आए रहते हैं वो मुख्यमंत्री आवास में आते हैं। तो अब सीधे तौर पर वो कहीं ना कहीं पौधा जरूर ले आ पाएंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने अपना जो समय है वो भी जनता से मिलने के लिए फिक्स कर दिया गया है। तो तमाम जो दिन है, जो तारीख है, महीने की तारीख, उनको लेकर कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया गया है। तो ऐसे में जो भी लोग आएंगे वो अपने समय निकालकर और बिना गिफ्ट को लेकर यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे। जी संदीप, मतलब मुख्यमंत्री की तरफ से एकदम कड़ा संदेश दिया गया है और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। सहकारिता भर्ती घोटाले में 8 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। 4 जिलों के सहायक निबंधक जो है उनको हटाया गया है। जिला सहकारी बैंकों के 4 महाप्रबंधक मुख्यालय से अटैच। देहरादून की सीएम वंदना श्रीवास्तव का सेवा विस्तार समाप्त। आपको बता दें कि भर्ती घोटाले की जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए अफसर हटे हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं जिला सहकारी बैंक से रिलेटेड। जिला सहकारी बैंकों के 4 महाप्रबंधक मुख्यालय से अटैच किए गए हैं। देहरादून की जीएस वंदना श्रीवास्तव का सेवा विस्तार समाप्त हो गया है और भर्ती घोटाले की जांच प्रभावित ना हो इसकी वजह से ये अफसर जो है इनको हटाया गया है। 4 जिलों के सहायक निबंधक को हटाया गया है। सहकारिता भर्ती घोटाले में 8 अफसरों पर कार्रवाई की गई है और 4 जिलों के सहायक निबंधक को हटाया गया है। जिला सहकारी बैंकों के 4 महाप्रबंधक मुख्यालय से अटैच। इसके अलावा देहरादून की जीएस जो है जीएम माफ कीजिएगा, देहरादून की जीएम वंदना श्रीवास्तव का सेवा विस्तार जो है वो समाप्त हो गया है। भर्ती घोटाले की जांच प्रभावित ना हो इस वजह से अफसरों को हटाया गया है। 4 जिलों के सहायक निबंधक को हटाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मसूरी दौरा है। उप जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन का किया गया लोकार्पण। आपको बता दें कि डीएलएफ फाउंडेशन ने CSR फंड से दी है सिटी स्कैन मशीन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे हैं और आपको बता दें कि सिटी स्कैन मशीन जो है वो दी गई है और इसका लोकार्पण किया गया है। जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया गया है। डीएलएफ फाउंडेशन ने CSR फंड से सिटी स्कैन मशीन जो है वो दी है और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे।
हस्तं दुविताय नमामि गंगाधाम नमाजुलं गिरिविनारमद्वान्द्राचम्यं सिरिवेन महापुनरं वेनन्दाजलं पवित्रं पवित्राम देवमित्रमदे माकरन्ते तुषुवाकुंसरोवियते। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सिटी स्कैन मशीन जो है उसका लोकार्पण किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे, सीएम धामी इस दौरान मौजूद रहे और यहाँ पर लोकार्पण किया गया। मसूरी के दौरे पर है सीएम धामी। पंजाब में अवैध माइनिंग को लेकर आज बड़ी मीटिंग होगी। आपको बता दें कि मान सरकार ने अवैध माइनिंग को लेकर बैठक बुलवाई है। नई माइनिंग नीति को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श होगा। पंजाब में लगातार अवैध खनन के मामले सामने आ रहे थे और पंजाब सरकार अवैध माइनिंग पर बड़ा फैसला ले सकती है, इसकी जानकारी मिल रही है। तो पंजाब सरकार जो है वो सख्त नजर आ रही है और अवैध माइनिंग को लेकर मीटिंग पंजाब सरकार ने बुलवाई है और उस मीटिंग में नई माइनिंग नीति को लेकर विचार विमर्श होगा। पंजाब में लगातार अवैध खनन के मामले सामने आ रहे थे। पंजाब सरकार जो है वो अवैध माइनिंग पर अब बड़ा फैसला इस मीटिंग के दौरान ले सकती है। अवैध माइनिंग को लेकर ये मीटिंग बुलवाई गई है जिसमें सीएम भगवंत मान अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। पंजाब में अवैध माइनिंग को लेकर आज बड़ी मीटिंग होने वाली है, बड़ी बैठक होने वाली है और मान सरकार ने अवैध माइनिंग को लेकर ये बैठक बुलवाई है। नई माइनिंग नीति को लेकर आज विचार विमर्श होगा। पंजाब में लगातार अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब सरकार अवैध माइनिंग पर इस मीटिंग में बड़ा फैसला ले सकती है। गोरखपुर हमला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल की कॉल डिटेल से हुआ है बड़ा खुलासा। मुर्तजा का दोस्त अब्दुल्ला रहमान हिरासत में ले लिया गया है। सहारनपुर से अब्दुल्ला रहमान को उठाया गया है। घटना के दिन दोनों के बीच बातचीत हुई थी। दोनों के बीच रोजाना कई बार होती थी बातचीत। दोनों के साथ जो है नेपाल की यात्रा भी दोनों ने एक साथ की थी। अब्दुल्ला रहमान से एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही है। अब्दुल्ला रहमान को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसको उठा लिया गया है और अब पुलिस जो है इस मामले में इससे पूछताछ कर रही है। ये जो है मुख्य आरोपी मुर्तजा का दोस्त है और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इससे भी जानकारी पुलिस लगातार ले रही है। पुलिस को मोबाइल कॉल की डिटेल जो है वो मिली है और उससे खुलासा हुआ है। इसका गोरखपुर हमला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मोबाइल की कॉल डिटेल से ये खुलासा हुआ है। मुर्तजा का दोस्त अब्दुल्ला रहमान हिरासत में ले लिया गया है, इसको सहारनपुर से उठाया गया है और इस खबर पर लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। इसके ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्या लगता है कि अब पुलिस के जो तार हैं वो जो इसके साथ जो कनेक्शन है वो उसके बारे में पता चल जाएगा और ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कौन है अब्दुल्ला रहमान, इसका क्या इसके साथ इन्वॉल्वमेंट था? तौर पर क्योंकि हम देखें तो एटीएस लगातार एक एक पॉइंट पर आगे बढ़ रही है और उस तहत कहीं न कहीं हर उस बिंदु को तलाश कर रही है। हालांकि सहारनपुर से जिसको एटीएस ने उठाया है उससे प्राथमिक तौर पर पूछताछ हो रही है और अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको हिरासत में लिया गया है क्योंकि वजह यह है कि मुर्तजा के साथ उसकी बातचीत हुई थी और रहमान इसका नाम है जो कि सहारनपुर का रहने वाला है। कई चीजें सिमिलर थी। जिस दिन यह घटना होती है उस दिन मुर्तजा रहमान के साथ फोन के जरिए संपर्क में था। इसके पहले जब वो नेपाली ऐप के जरिए कई देशों में खासतौर पर सीरिया में जब पैसे ट्रांसफर किए गए उस दौरान भी ये उनके साथ रहा। इसके लगातार दोनों के बीच क्या कोई क्राइम कनेक्शन देखने को मिला है? क्या कोई क्राइम कनेक्शन मिला है दोनों के बीच? आप बिल्कुल, अगर अभी तक हम क्राइम कनेक्शन की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे वो नेपाली ऐप के जरिए थे क्योंकि वो डायरेक्ट इंडियन किसी ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए और उस नेपाली ऐप के जरिए जब पैसे ट्रांसफर हुए उस दौरान मुर्तजा और रहमान एक दूसरे के संपर्क में थे। जिस दिन घटना होती है उस दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ फोन के जरिए संपर्क में थे। उसके अलावा जो अभी प्राथमिक चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें यह भी है कि मुर्तजा रहमान के साथ नेपाल भी गया था। तो निश्चित है कि ये बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि अभी तक जहां जहां की यात्रा मुर्तजा ने की है, जिनके जिनके संपर्क में रहा, जिनके वो फोन के जरिए संपर्क में था, इन बहुत सारे बिंदुओं को लेकर एटीएस और एसटीएफ लगातार जांच कर रही है। तो कहीं न कहीं उस विषय को लेकर अब लगातार एटीएस आगे बढ़ रही है। रहमान को उठाया है। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा है कि उसके पूर्व ससुरालियों से और जिनके साथ में मुर्तजा का रिश्ता होने जा रहा था उनसे भी एटीएस ने पूछताछ की है। पिता से पूछताछ हुई, चाचा से पूछताछ हुई। इन बहुत सारे बिंदुओं को लेकर एटीएस कहीं न कहीं अपनी चीजें इकट्ठी कर रही है। अब चूंकि वो लखनऊ में है, रिमांड पर है और एटीएस जिस तरीके से उसके मोबाइल फोन से, लैपटॉप से चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, जो पूछताछ में चीजें मिल रही हैं, उसके जरिए अब उन लोगों को टारगेट कर रही है जो कहीं न कहीं उसके संपर्क में थे। कोशिश यही है कि हर उस बिंदु को तलाशा जाए, आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या था,
कौन लोग थे, कितने लोग थे और देश के किन किन हिस्सों में है। जी इसके चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दी गोरखपुर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कनाडा भागने की फिराक में था हमलावर मुर्तजा। एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने किया था खुलासा। आपको बता दें कि वीजा बनवाने की तैयारी ये कर रहा था और खाड़ी देशों में पैसा भेज रहा था हमलावर मुर्तजा। तो बड़ी जानकारी गोरखपुर हमले से जुड़ी आपको बता रहे हैं कि वीजा बनवाने की तैयारी में आरोपी लगातार था और खाड़ी देशों में पैसा भेज रहा था हमलावर मुर्तजा। कनाडा भागने की फिराक में था मुर्तजा और फिलहाल इससे जो एटीएस है वो पूछताछ कर रही है लगातार। आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, लगातार गोरखपुर हमले की हर अपडेट आपको न्यूज़ 1 इंडिया पर बता रहे हैं। और एक और अपडेट कि कनाडा भागने की फिराक में हमलावर मुर्तजा था। एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने इस मामले का खुलासा किया है। वीजा बनवाने की तैयारी ये लगातार कर रहा था और खाड़ी देशों में पैसा भेज रहा था हमलावर मुर्तजा। तो कनाडा भागने के लिए वीजा बनवाने की तैयारी कर रहा था। एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने खुद ये खुलासा किया है। और हमारे साथ लगातार संवाददाता इसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। इसके एक और बड़ा खुलासा हुआ है पुलिस को कि ये जो मुर्तजा है ये बाहर देश जो है कनाडा, वहां भागने की कोशिश कर रहा था, भारत से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और इसको लेकर वीजा भी बनवा रहा था। ये आप बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, खाड़ी देशों में जो उसने पैसे भेजे वो नेपाली ऐप के जरिए वो भेजता था। और जो चीजें अभी तक निकलकर सामने आई हैं, रहमान के साथ मुर्तजा नेपाल भी गया था। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर कि वहां गया तो कब गया और वहां कितने दिन रुका, किससे मिला, क्या किया, इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार एटीएस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। और रहमान को भी चूंकि हिरासत में लिया गया है, उससे भी अब पूछताछ होगी और कहीं ना कहीं ये चीजें जानने की कोशिश होगी कि आखिर इन सारे घटनाक्रम के पीछे उसकी मंशा क्या थी, कहां जाता था, किनसे मिलता था और भारत में कहां किन किन प्रदेशों में उसके सहयोगी थे। जिस तरीके से रहमान का एक खुलासा हुआ कि जब घटना होती है उसके पहले रहमान के साथ उसने फोन पर बात की, तो कहीं ना कहीं अब उससे भी पूछताछ होगी कि बात क्या हुई थी और किन विषयों को लेकर उसकी चर्चा फोन पर रहमान के साथ हुई। तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर बात चल रही है। जहां तक सवाल है उसके कनाडा जाने का, तो जैसा कि उसके पिता ने जब मीडिया से बात की थी तो उसके पिता ने यह बात बताई थी कि उनका बेटा कनाडा जाना चाहता था और जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो अपने कागजात तैयार करा रहा था। और जहां तक उसके पासपोर्ट का सवाल है, 2013 में ही मुर्तजा के पास में पासपोर्ट बन चुका था। वो अपने पिता के साथ उम्रा करने सऊदी भी जा चुका था और पासपोर्ट उसका 2013 से उसके पास था। और अभी उसके पिता ने पूछताछ में बताया था, जब मीडिया से भी बात की तब भी बताया कि वो कनाडा जाना चाहता था। लेकिन जो चीजें अभी तक निकलकर सामने आई हैं कि वो कनाडा की बात जरूर कह रहा था कि वो वहां जाना चाहता था, लेकिन उसके जो संपर्क हैं वो सीरिया में भी किसी न किसी के संपर्क में था और लगातार उसकी इंटरनेट के जरिए कनाडा वो जाना चाहता था। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या कनाडा में उसका कोई कनेक्शन है किसी के साथ? वहां से भी कोई तार जुड़े हुए हैं इसके? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कनाडा में जहां तक वो जाने की बात कह रहा था, लेकिन कनाडा में जाने के बजाय शायद संभवतः वो कनाडा बताकर सीरिया जाना चाहता था, क्योंकि सीरिया को लेकर लगातार उससे अभी जो पूछताछ हुई कि वहां के कुछ लोगों के संपर्क में वो रहा है। अब उनसे उसकी क्या बात हुई, किन विषयों पर बात हुई और कहीं ना कहीं इन बहुत सारी चीजों को लेकर जब एटीएस की टीम ने उसके परिजनों से पूछताछ की थी और सीरिया कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश की थी, तब उसके पिता ने यह बात बताई थी कि सीरिया नहीं, उनका बेटा कनाडा जाना चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये चीजें चूंकि लगातार प्रोसेस में है, एटीएस की टीम हर उस बिंदु पर बात कर रही है, खोजबीन कर रही है, हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो कहीं ना कहीं मुर्तजा के साथ जुड़ी हुई है। वो कहां गया, किससे मिला, उन सभी चीजों को लेकर लगातार एटीएस का फोकस है। हालांकि रहमान से भी अब पूछताछ हो रही है और कहीं ना कहीं उससे भी बाकी चीजों को जानने की कोशिश होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह रहमान से पूछताछ हो जाएगी तो उसके बाद मुर्तजा और रहमान को एक दूसरे के सामने बिठाकर उन चीजों को क्लियरिफाई या हम कहें क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश होगी। जो चीजें रहमान ने बताई हैं और जो मुर्तजा ने बताई हैं, उन चीजों में कितनी सच्चाई है, जब दोनों एक दूसरे के सामने होंगे तो कहीं ना कहीं उन चीजों को क्लियरिफाई और जस्टिफाई करने की कोशिश एटीएस की टीमें करेंगी कि आखिर जो बात बता रहे हैं कि उनकी रहमान के साथ क्या बात हुई,
उसको जस्टिफाई किया जाएगा कि आखिर दोनों की बातों में कितनी सिमिलरता है और कितनी सिमिलर है दोनों चीजें, और किस तरीके से जो दावा कर रहे हैं कि किन विषयों को लेकर बात हुई, क्या वास्तव में इन्हीं चीजों को लेकर बात उस दिन हुई जिस दिन ये घटना हुई। जी मतलब ये जो अपराधी है वो लगातार गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है, लगातार अपने जो बयान है वो भी इस तरह से दे रहा है कि पुलिस गुमराह हो रही है। हालांकि इसको लेकर पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है, एटीएस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है और जल्दी मामले का खुलासा भी होगा। चलिए, इसके तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि बरेली से आ रही है। आपको बता दें कि बरेली में एक मुस्लिम युवक को जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना महंगा पड़ गया है। बरेली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम योगी की तारीफ करना एक मुस्लिम युवक को महंगा पड़ गया है। कुछ लोगों ने मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई की है, तमंचे की बट से सिर पर हमला किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की युवक ने तारीफ की और ये तारीफ करना ही उसको इतना भारी पड़ गया कि उसको जो है उसकी पिटाई की गई है और उसके बाद वो घायल हो गया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी की तारीफ युवक ने की थी और इसका खामियाजा उसको इस तरह से भुगतना पड़ा कि उसकी पिटाई की गई। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभिषेक कुमार जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या पूरा मामला है, क्यों ऐसा किया गया और कौन वो लोग हैं जिन्होंने इसके साथ मारपीट की? जी को बता दें, ये पूरा मामला थाना बारदरी क्षेत्र का है। वहां पर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जिसने योगी जी को कृष्ण अवतार बताया था और मोदी जी को श्री राम का अवतार बताया, जिसके चलते स्थानीय निवासी उससे नाराज हो गए और नाराजगी के चलते उस व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसके चलते घायल अवस्था में व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं घायल हुए व्यक्ति ने बताया है कि अच्छे काम और अच्छी नीतियों के चलते मुझे योगी जी श्री कृष्ण अवतार में देखते हैं और मोदी जी श्री राम अवतार देखते हैं, जिसकी नाराजगी चलते उस संग ये घटना घटित हुई है और उसमें जमकर मारपीट की गई है। वहीं पुलिस को शिकायती प्रार्थना दे दिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। जी, जिन लोगों ने इसको मारा है वो लोग कौन है, उनके बारे में कुछ पता लग पाया है? जी, ये जिन्होंने इनके संग मारपीट की है वो स्थानीय निवासी है। जहां ये व्यक्ति ये मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, जहां पर ये रहता है उनके आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिनको ये योगी जी और मोदी जी की तारीफ करना व भगवान से उनकी तुलना करना उसे नागवार गुजरा, जिसके चलते उन्होंने उस व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की। जी, तमंचे से इसको मारा गया है और ये बड़ी बात है कि इस तरह से इसको पीटा गया है, जबकि इसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था। इसने सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। तो इस तरह का अपराध जो है ये बहुत ही गंभीर अपराध में आता है। बता दें, इस तरह का जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, अच्छे काम करने वालों की और किसी तुलना की जाए, अच्छी चीजें कर रहे हैं तो उनसे वो लोग विद्रोह भावना के रखते। विद्रोह भावना के चलते उन्होंने पहले धारदार हथियार से हमला किया, फिर तमंचे की बट से उन्होंने हमला किया, इसके चलते हुए घायल हो गया, फिर उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस जल्द ही मामले की गंभीरता को लेकर गिरफ्तारी में जुट गई है। जी, तो चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।